हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ते हैं आगे इस सीरीज में और देखते हैं इस सीरीज का सेट नंबर 10। ये हमारा सेट नंबर 10 है। इससे पहले हम लोगों ने 9 सेट्स किए हुए हैं, तो अगर आप इन प्रीवियस सेट्स को देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। अब आगे बढ़ूँ इस सेट में, उससे पहले आपके लिए ये प्रश्न है, बकरी यानी कि गोट का वंश क्या है, जीनस क्या है? बकरी का वंश क्या है ये आपको बताना है। फेलिस, कैप्रा, होमो, पैंथेरा, इनमें से कौन है सही विकल्प? इस सवाल का उत्तर आपको इसी वीडियो में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, या तो किसी क्वेश्चन में या फिर किसी एक्सप्लेनेशन में। कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में छुपा हुआ है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और इसका सही सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस सेट का क्वेश्चन नंबर 1। ये इस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है और सेट नंबर 9 में मैंने आपसे ये सवाल पूछा हुआ था कि इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। इनमें से भिन्न ज्ञात करें। तो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, ये वाटर है, ये सारे के सारे हैं कंपाउंड्स, यानी कि ये सारे के सारे क्या है, यौगिक हैं। ये सारे के सारे यौगिक हैं। जबकि जो हीलियम है ये है एलिमेंट। हीलियम जो गैस है ये है तत्व। तो ये 3 है यौगिक और ये है तत्व, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कंपाउंड और एलिमेंट्स जो होते हैं ये होते हैं प्योर सबस्टांस, प्योर मैटर्स। प्योर मैटर्स बोले तो शुद्ध पदार्थ। हम लोग तत्व और यौगिक दोनों को ही शुद्ध पदार्थ बोलते हैं, लेकिन जो मिश्रण होता है, जो मिक्सचर होता है, उससे हम लोग इम्प्योर मेटल्स बोलते हैं, इम्प्योर मैटर्स बोलते हैं, यानी कि अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, अशुद्ध पदार्थ। तो मिश्रण को हम लोग अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं, तत्व और यौगिक को शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। आंसर हमारा डी हो जाएगा। निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी? हमें यहाँ पर चारों में आवृत्ति दी गई है और हमसे तरंगदैर्घ्य के बारे में पूछा है कि सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य जो है लंबी इनमें से कब होगी। आपको पता होगा कि जो तरंगदैर्घ्य है और जो आवृत्ति है इनमें उल्टा रिलेशन है। तो तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होगी जब आवृत्ति सबसे कम होगी। तो यहाँ पर देख लो, सबसे कम आवृत्ति किस केस में है, कौन से विकल्प में है, तो ए में है। 100 हर्ट्ज की आवृत्ति है तो इसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होगी और सबसे कम तरंगदैर्घ्य 4 हर्ट्ज की आवृत्ति के केस में। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए, या फिर जो शाफ्ट घूम रहा है वो 1 मिनट में कितने बार घूम रहा है, इस चीज़ को पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डिवाइस टैकोमीटर का। यहाँ देखो, यही है टैकोमीटर। ये शाफ्ट जो है 1 मिनट में कितने बार घूम रहा है, रोटेशन पर मिनट बताएगा, तो ये टैकोमीटर बताएगा। स्पीडोमीटर से हम क्या मापते हैं, स्पीडोमीटर से हम लोग स्पीड मापते हैं। स्पीडोमीटर कार में, बाइक में जो आप स्पीड देखते हो वो स्पीडोमीटर में होता है। उसके बाद एनीमोमीटर में हम लोग वायु की गति मापते हैं, विंड स्पीड मापते हैं। क्रोनोमीटर ये टाइम मेजरिंग डिवाइस है, समय बताने वाला ये डिवाइस है। निम्नलिखित में क्या समानता है? कार्बन है, सिलिकॉन है, बोरोन है, आर्सेनिक है। क्या समानता है? ये सभी गैसें हैं, ये गलत हो जाएगा। ये सभी, इनमें से कोई भी गैस नहीं है। ये सभी गैर धातु है। देखो यहाँ पर गैर धातु का मतलब आप समझेंगे कि मेटल्स नहीं है। देखो, एक तो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स। यहाँ पर गैर धातु का मतलब नॉन मेटल्स नहीं है, मतलब धातु नहीं है। जब हम बोलेंगे कि धातु नहीं है तो हो सकता है कि वो अधातु हो और ये भी हो सकता है कि वो उपधातु हो। तो यहाँ पर मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये गैर धातु है, मतलब कि धातु नहीं है। तो यहाँ पर आप इंग्लिश में ये भी लिख सकते हो कि ऑल दीज आर नॉट मेटल्स, क्योंकि यहाँ पर नॉन मेटल्स के केस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। आंसर हमारा ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर नॉन मेटल्स बोलोगे तो क्या हो जाएगा कि ये भी आंसर नहीं होगा। कार्बन जो है ये नॉन मेटल है, लेकिन ये सारे के सारे जो है मेटलॉइड्स हैं, उपधातु हैं। कार्बन अधातु है और ये 3 क्या है, उपधातु है। तो ऐसे में क्या होगा कि बी भी आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये लिख दें कि ये सारे जो है धातु नहीं है, तो हमारा आंसर ये बी हो जाएगा, क्योंकि कार्बन अधातु है मतलब धातु नहीं है, और ये 3 उपधातु है मतलब धातु नहीं है। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि ये सारे के सारे जो है धातु नहीं है। गैर धातु कहने का मतलब ये सभी धातु हैं, तो ये गलत हो जाएगा। धातु तो इसमें से कोई नहीं है, कोई समानता नहीं है, ये भी कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि एक समानता तो है कि सारे के सारे जो है धातु नहीं है। तो आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। हमारे आवर्त सारणी में कितने उपधातु हैं? हमारे आवर्त सारणी में टोटल 7 उपधातुएं हैं। बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। AB रक्त वाला एक व्यक्ति, AB रक्त वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? AB में भी आप ध्यान में रखेंगे, जो AB पॉजिटिव वाला व्यक्ति होता है, यानी जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है।
तो हम बोलते हैं कि ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है या फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। तो सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है, ये नहीं होगा। किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, ये क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता किसी से भी ब्लड ले सकता है। और जो ओ नेगेटिव वाले होते हैं, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, ये किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, तो हम इसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर। तो डोनर में देखो ओ आ रहा है ना, तो इससे आप ध्यान में रख सकते हो कि ओ नेगेटिव वाला डोनर होता है। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि कौन डोनर है कौन एक्सेप्टर है यूनिवर्सली। तो डोनर में ओ आया, यानी कि ओ नेगेटिव वाला जो है यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये किसी को भी ब्लड दे सकता है और ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट यानी कि CaOCl2, ये इसका रासायनिक सूत्र है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। देखो क्लोराइट है, क्लोराइड मत बोलना, ठीक है? क्लोराइड और क्लोराइट में अंतर होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, यह है नाइट्रिक एसिड। अमोनियम सल्फेट का होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4, यह है अमोनियम सल्फेट। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि अमोनियम पे कौन सा आवेश होता है, अमोनियम आयन पे कौन सा आवेश होता है, तो याद रखना ये होता है NH4+, यानी कि ये है धनायन कैटायन, और +1 चार्ज होता है इसके ऊपर। आयोडीन ये अधातु है, लेकिन इनमें धातु जैसी चमक होती है। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? एक्सोबायोलॉजी ये संबंधित है, ये स्टडी है उन लाइफ के बारे में जो पृथ्वी के बाहर एग्जिस्ट करता है, यानी पृथ्वी के बाहर किसी दूसरे ग्रह पर, अंतरिक्ष में कहीं पर भी लाइफ है या नहीं है, इनके बारे में स्टडी करना एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। तो पृथ्वी पर मानव जीवन नहीं, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, बिल्कुल ही गलत है। जो पानी है हम लोगों ने अभी देखा, ये कंपाउंड है, यौगिक है। तो पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है, यहाँ पर नाइट्रोजन है तो ये नहीं होगा। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक विलयन है, ये भी नहीं होगा। पानी एक मूल तत्व है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सही कर देना, पानी जो है यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, ठीक है? हिंदी में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन, क्योंकि इंग्लिश में सही है। वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तब हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है? हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, लेकिन एक करेक्शन करना है, यहाँ पर नाइट्रोजन के स्थान पर हाइड्रोजन करना है, और इंग्लिश में सही है, हाइड्रोजन है। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? डायलिसिस कौन से रोग के उपचार में किया जाता है? तो ये किडनी फेल्यूर के केस में। किडनी जब काम करना बंद कर दे, किडनी जब फेल हो जाए, तो डायलिसिस मशीन होती है, डायलिसिस मशीन होती है जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है। इसीलिए डायलिसिस मशीन को ही हम लोग आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, कृत्रिम वृक्क बोलते हैं। तो डायलिसिस मशीन क्या करती है? डायलिसिस करती है, यानी कि ब्लड को प्यूरिफाई करती है। ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम, रक्त के शुद्धिकरण का काम किडनी का था, लेकिन किडनी अब फेल हो चुकी है, तो डायलिसिस मशीन ये काम करने वाली है। तो इसी प्रोसेस को डायलिसिस कहा जाता है। कैंसर के बारे में आपने पढ़ा था पिछले सेट में कि कीमोथेरेपी एक तरीका है कैंसर के इलाज के लिए। इनमें पावरफुल ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर सेल्स को मारने के लिए। एस्टिग्मेटिज्म में आपने पढ़ा था कॉर्निया का कर्वेचर चेंज हो जाता है, जिससे जो व्यक्ति है उसको वस्तु धुंधली दिखाई पड़ती है, और इसे ठीक करने के लिए बेलनकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। बेलनकार यानी कि सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। गाउट जो है ये जोड़ों की समस्या है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो होते हैं, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो जॉइंट्स में जाकर के जमा हो जाते हैं, और तब जोड़ों में काफ़ी दर्द होता है। इसी को हम लोग गाउट बोलते हैं, गठिया। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है। ये किया जाता है किसमें? रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर में यही होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है वस्तु को ठंडा करने के लिए। जो गीजर है और जो इलेक्ट्रिक केटली है, इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो आपने पढ़ा होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो ये दोनों काम करते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर।
माइक्रोवेव ओवन में क्या है, माइक्रोवेव रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को गर्म करने के लिए। माइक्रोवेव रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को गर्म करने के लिए। गीजर और इलेक्ट्रिक केटली के बारे में ध्यान रखें। जो आयरन होता है जिससे कपड़े प्रेस करते हैं, ये सारे जो डिवाइस होते हैं वो काम करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो भी काम करता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पे। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, थ्रोट को क्या कहा जाता है? देखो थ्रोट में जो है लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स में ही वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। यही वोकल कॉर्ड्स जब वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं, तो साउंड का प्रोडक्शन होता है। देखिए साउंड का प्रोडक्शन, आप चाहते हैं कि कोई वस्तु, कोई चीज़ है जिससे साउंड आए, तो ऐसे में उसका वाइब्रेट होना जरूरी है। कंपन करने के बाद ही ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हमारे लैरिंग्स में जो कि गले में है, उनमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं, तो यहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी कारण से इस लैरिंग्स को ना वॉइस बॉक्स कहा जाता है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनके अंदर लैरिंग्स नहीं होते हैं। लैरिंग्स के स्थान पर उनमें सिरिंग्स होते हैं, सिरिंग्स, ठीक है, SYRINX, सिरिंग्स। तो जैसे हम लोग के गले के अंदर लैरिंग्स है साउंड के प्रोडक्शन के लिए, पक्षियों के अंदर सिरिंग्स होते हैं साउंड के प्रोडक्शन के लिए। शब्दों के 4 जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनमें से अलग जोड़े को ज्ञात करें। ये आप साइंस का भी क्वेश्चन बोल सकते हो और रीजनिंग का भी बोल सकते हो। तो मरकरी ये लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर, सही है। जो गन पाउडर है ये सॉलिड होता है, ये भी सही है। जो कैम्फर है यानी कि कपूर, आप जानते हो कैम्फर जो है ये ठोस अवस्था में होता है। कैम्फर जो है कपूर, ये ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में नहीं आता है, सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ठोस जो है इसका ऊर्ध्वपातन होता है, सब्लिमेशन होता है। तो ये गलत हो जाएगा, मतलब यही हमारा सही आंसर है। हीलियम तो गैस होती है, ये सही है। जल की बूंदों से इंद्रधनुष डैश के कारण बनता है। जल की बूंदों के द्वारा क्या किया जाता है जिससे इंद्रधनुष बनता है? जल की बूंदों के द्वारा किया जाता है प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन यानी कि प्रकाश का 7 रंगों में टूट जाना, जो श्वेत प्रकाश है। तो जल की बूंदों के द्वारा ये तीनों ही घटनाएं घटित होती है, तब जाकर के इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अपवर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है और विक्षेपण भी होता है। आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। मानव शरीर में अग्नाशय किसका भाग है? अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। तो जो पैनक्रियाज है ये मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है। जो पैनक्रियाज है ये मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि बोलने का मतलब ये हुआ कि इसके पास एंडोक्राइन पार्ट भी है, मतलब ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। जो एंडोक्राइन वाला पार्ट्स है इसी को हम लोग बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, हिंदी में बोलते हैं लैंगरहैंस की दूपिका। और इनमें बीटा सेल्स होते हैं जो बनाते हैं इंसुलिन हार्मोन। लेकिन जो बहिर्स्रावी पार्ट है, जो बहिर्स्रावी भाग है, एक्सोक्राइन पार्ट है, इनसे बनता है एंजाइम। और कई प्रकार के एंजाइम्स बनते हैं, जैसे कि एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करेगा, उसके बाद लाइपेज जो वसा का पाचन करेगा, फैट का पाचन करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। सी हमारा राइट आंसर। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हैचलिंग। मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। ये जो गॉसलिंग है ये क्या है? जो गूज होते हैं, गूज यानी कि बतख, बतख, वो बतख जो यंग है, जो अभी उड़ नहीं पा रहे हैं, उसे गॉसलिंग कहा जाता है। वो बतख जो यंग है और अभी उड़ नहीं पा रहे हैं उसे हम लोग गॉसलिंग बोलते हैं। और मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग बोलते हैं। जो मगरमच्छ है ये रेप्टाइल है, सरीसृप है, और मगरमच्छ के हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं। मगरमच्छ के हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं। तारा मछली यानी कि स्टारफिश, समुद्री खीरा यानी कि सी कुकम्बर, समुद्री अर्चिन, पंख तारा यानी कि फिदर स्टार, ये सारे जो हैं बिलोंग करते हैं किस फाइलम से? हम लोगों ने पिछले सेट में देखा था इन सब को। ये सारे के सारे हैं इकाइनोडर्म्स यानी कि इकाइनोडर्मेटा फाइलम के ये जीव हैं।
जो इकाइनोडर्मेटा के जीव होते हैं वो सारे के सारे समुद्री होते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। इनके पास पुनर्जनन की क्षमता होती है, इनके पास जल संवहन तंत्र होता है। ये सारे के सारे होते हैं द्विपार्श्व सममित बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ये त्रिकोणिक होते हैं, यानी कि 3 जनन स्तर वाले होते हैं। इनके पास वास्तविक देह गुहा उपस्थित है, इनके पास उत्सर्जन तंत्र नहीं है, और एग्जाम्पल्स में ये सारे हैं। पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो लेंस क्या है, ये फैल जाता है, जिससे क्या होता है कि फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है, यानी जो फोकस दूरी है ये बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता घट जाती है। जब हम नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो जो लेंस है ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है। इससे क्या है कि फोकल लेंथ घट जाती है और पावर बढ़ जाती है। पावर और फोकल लेंथ में उल्टा रिलेशन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो फोकस दूरी है कभी बढ़ रही है और कभी फोकस दूरी जो है घट रही है। तो हमारे आंखों के लेंस के पास ये जो खासियत है कि वस्तु की दूरी के हिसाब से अपने फोकल लेंथ को चेंज करते रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि समंजन क्षमता। पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी कि समंजन क्षमता। तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केवल एकोमोडेशन लिखने से काम नहीं चलेगा, पावर ऑफ एकोमोडेशन यहाँ पर होना चाहिए। बी हमारा आंसर समंजन क्षमता। एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 25 सेंटीमीटर है, उसके शक्ति की गणना करें। पावर बराबर होता है, लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/में फोकल लेंथ, अगर मीटर में है तो। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ तो कुछ नहीं करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 100/f अगर सेंटीमीटर में है तो। यहाँ देखो हमें दे रखा है सेंटीमीटर में, तो हम यहाँ पर 100 और बट्टे में 25 लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 4। डायोप्टर जो है ये एसआई मात्रक है लेंस की क्षमता के लिए, तो 4 डायोप्टर। अब यहाँ देखो जो फोकल लेंथ है ये कभी धनात्मक हो सकती है और कभी ऋणात्मक हो सकती है। धनात्मक ये आपको दिखेगी कॉन्वेक्स लेंस के केस में, यानी कि उत्तल लेंस के केस में, और अवतल लेंस के केस में ऋणात्मक। अगर फोकल लेंथ धनात्मक है तो पावर भी बोल सकते हैं कि धनात्मक है। तो इस केस में क्या होगा, जो P निकल करके आएगा ये भी पॉजिटिव, और इस केस में जो P निकल करके आएगा ये भी नेगेटिव होगा। आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में समानता ज्ञात करें। तितलियां हैं, मधुमक्खियां हैं, चमगादड़ हैं, चिड़ियाएं हैं, ये सारे शहद, यहाँ पर द कर देना शहद, ये सभी शहद उत्पन्न करते हैं, तो गलत हो जाएगा। मधुमक्खियां जो होती है वो शहद उत्पन्न करती है। ये सभी परागण में मदद करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। ये सारे के सारे परागण कर सकते हैं, यानी जो फूल के अंदर जो नर भाग है, जो परागकोश है जहाँ पर पराग कण बनते हैं, वहाँ से क्या होगा, पराग को उठा करके फूल के मादा भाग, जिसे हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं, वहाँ पर लेकर के जाएगा, और इनमें से कोई भी लेकर के जा सकता है और पोलिनेशन हो जाएगा, परागण हो जाएगा। तो परागण कर सकते हैं। ये सभी कीट हैं, कहना गलत हो जाएगा। कीट हम बोल सकते हैं यहाँ पर तितली को, मधुमक्खी को, चमगादड़ तो स्तनधारी है और चिड़िया तो पक्षी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इनमें कोई समानता नहीं है, ये भी कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे परागण कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो कॉपर। कॉपर जो है बहुत ही अच्छा सुचालक है, और सबसे बढ़िया जो सुचालक है वो है सिल्वर। हीट के लिए भी, उष्मा के लिए भी, और विद्युत धारा के लिए भी। पेपर ये इंसुलेटर है। जो शुद्ध जल होता है वो पुअर कंडक्टर होता है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये खराब चालक है, और ग्लास भी खराब चालक है। सी हमारा आंसर, ये सुचालक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? नहीं है तो नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, जो कि स्किन को नेचुरली चमकीला बनाता है, इनमें देखो बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल हो सकते हैं, जिनमें कुछ मैंने यहाँ पर लिखे हैं। टोमेटो है, पोटैटो है, लेमन है, टर्मरिक है, यानी कि हल्दी है, पपीता है, सैफरॉन है। तो ये सारे जो है नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, और ख़ास करके स्किन के ऊपर इनका इस्तेमाल किया जाता है। शिमला मिर्च का इस्तेमाल कोई नहीं करता अपनी स्किन के ऊपर, अपनी स्किन को ब्राइट करने के लिए। एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है। यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। भार 980 है। भार को हम लोग W से दिखाते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है mg। ये भार का फॉर्मूला है। W दे रखा है 980 न्यूटन, भार जो है बल है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। हमसे द्रव्यमान पूछ रखा है और g का मान 9.8 लेना है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो m का मान निकल करके आ जाएगा 100 किलोग्राम। ये हमारा आंसर। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो पानी है यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देना है, ये होगा वैद्युत अपघटन के द्वारा। वैद्युत अपघटन के द्वारा या फिर विद्युत अपघटन के द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। ये हमारा आंसर।
ऑस्मोसिस के जरिए यानी कि परासरण के जरिए जो पेड़ पौधे होते हैं मिट्टी से पानी का अवशोषण करते हैं। डैश द्वारा AC को DC में बदला जाता है। जो AC है यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, उसे DC में यानी कि दिष्ट धारा में, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया जाता है। किस डिवाइस के मदद से? तो ये सारे के सारे जो है रेक्टिफायर्स हैं, कई प्रकार के होते हैं रेक्टिफायर्स। इनका काम है AC को DC में कन्वर्ट करना, और इसका ठीक उल्टा काम किसका होता है? DC को AC में कन्वर्ट करना। हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर का काम होता है DC को AC में कन्वर्ट करना। कंडेंसर की मदद से जो गैस होता है उसको हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। एम्पलीफायर का काम होता है एम्पलीफाई करना। हो सकता है ये वोल्टेज को एम्पलीफाई करे, साउंड की इंटेंसिटी को एम्पलीफाई करे, करंट को एम्पलीफाई करे, तो इसका काम होता है एम्पलीफाई करना। साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? साइबेरियाई आइबेक्स, तो ये जो है ना, ये बड़ी और भारी बकरियां हैं। ये बड़ी और भारी बकरियां हैं। जो डोमेस्टिक बकरियां होती हैं, घरेलू बकरियां होती हैं, या पालतू बकरियां जो होती हैं, उसका देखो वैज्ञानिक नाम ये होता है कैप्रा हर्कस। कैप्रा हर्कस, कैप्रा हर्कस, ये पालतू बकरियां हैं जो हम लोग पालते हैं। और ये जो साइबेरियाई आइबेक्स है, इसका भी जीनस यही होता है, कैप्रा होता है, क्योंकि ये भी बकरी ही है। तो बड़ी और भारी बकरियां हैं, बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारे वैज्ञानिक नाम हैं जो एक बार आप फिर से नज़र डाल लेना। इस सीरीज में मैंने आपको ये सारे वैज्ञानिक नाम करवाए हुए हैं, एक बार फिर से आप इसको पढ़ लेना, रिवाइज हो जाएगा। तो ये हमारा सेट नंबर 10 यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।